अथ श्री महाभारत कथा। कथा है 2024 की। बीजेपी को परास्त करने की, मेन फ्रंट को स्थापित करने की, सारथी इसके बने ललन सिंह। गांडीवधारी बने नीतीश कुमार। दौड़ जिसके लिए हो रही, पटना से दिल्ली तक की, विपक्षी दलों की समझाने की, रूठे हुए विपक्ष को मनाने की है तैयारी, जिसमें बेरोजगारी को ब्रह्मास्त्र बनाने की, अर्थव्यवस्था पर केंद्र को मात देने की, 2024 के महाभारत में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये देखना कौन कितने दम से लड़ा, कौन कब तक महाभारत में अड़ा, पूरा भारत देखेगा। ये महाभारत बड़ा भीषण होगा। अथ श्री महाभारत कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभम मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। 2024 के महाभारत को कुछ ऐसा नहीं बनाने की तैयारी जेडीयू की ओर से चल रही है। भले ही सोनिया की ओर से नीतीश कुमार को कोई आश्वासन नहीं मिला हो, लेकिन नीतीश कुमार हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो हर हाल में विपक्षी दलों को एकजुट करके 2024 के महाभारत को ना भूतो ना भविष्यति बनाने के मूड में है। और जेडीयू 2024 के महाभारत को निर्णायक बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। और इसी कड़ी में जेडीयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ओर से जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने युवा मांगे रोजगार रथ को रवाना किया। इस रथ को महाभारत युद्ध का शक्ल दिया गया। 2024 के महाभारत में कौन कौन से किरदार हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। रथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो 2018 में केंद्रीय मंत्री पद छोड़ते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा था और नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर विफल बताया था। रथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को सारथी यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया। रथ के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से रोजगार और नौकरी की डिमांड की जाएगी। जनतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे सरकार जो भी प्रयास कर ले, लोग अगर सजग होंगे, तत्पर होंगे और उनकी तत्परता यदि इस रूप में दिखेगी कि जो भी समस्या उस समस्या को लेकर लोग आंदोलनरत होंगे, तो कोई भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस मांग को न माने।
और जो युवा साथी हैं जो देश भर में आज बेरोजगारी के सवाल को लेकर चिंतित है, परेशान है, इनके अंदर अगर तत्परता आ जाए, सजगता आ जाए, तो सरकार का मजाल है क्या कि इनकी मांगों को पीछे कर दे? कभी नहीं हो सकता। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से 2024 के महाभारत के कौन कौन से अहम किरदार हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा महाभारत 2024 के सबसे अहम और खास किरदार हैं, जो जेडीयू के रथ में अभिमन्यु की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बिहार में एनडीए का साथ छोड़कर जेडीयू के साथ महागठबंधन की सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार 2024 के महाभारत में अर्जुन की भूमिका में दिख रहे हैं, जिन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की और इसी क्रम में वो कांग्रेस अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। 2024 के महाभारत में ललन सिंह कृष्ण की भूमिका में रथ के सारथी के रूप में दिख रहे हैं। ललन सिंह हमेशा बीजेपी आरसीपी पर निशाना साधते रहे हैं। जाहिर है कि एक तरफ पांडवों की फौज कृष्ण की अगुवाई में होगी तो दूसरी तरफ कौरव होंगे। 2024 के महाभारत में बीजेपी को कौरव की भूमिका में दिखाया गया है, वहीं इसमें पीएम मोदी को धृतराष्ट्र की भूमिका में दिखाया गया। यानी महाभारत 2024 का भी दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा की तरह बनाने की तैयारी है। जैसा भी होगा ये महाभारत बहुत ही भीषण होगा, ये तो तय है। और जेडीयू के पोस्टर पर वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने पोस्टर को लेकर जेडीयू पर हमला बोल दिया। जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है। अर्जुन और कृष्ण अत्याचार और अनाचार के खिलाफ पांडवों के साथ खड़े थे, लेकिन यहां जिनको अर्जुन और कृष्ण दर्शाया गया है वह बिहार के साथ अन्याय अत्याचार करने वालों के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, जो बिहार में जंगल राज लाया है वैसे लोगों के साथ खड़े हैं। और जिनको कृष्ण दर्शाया गया है वह खुद जो है से कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात और ऑपरेशन करने की बात करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जो तथाकथित चीता युग है, द्वापर युग कलयुग नहीं, कि यह बात नहीं की जाती, चीता युग में, तो चीता युग में जो चुनावी महाभारत है जो मुझे समझ में आता है, तो उसमें महाभारत की इस लड़ाई में या न्याय की लड़ाई लड़ना हो, वहाँ सारथी के रूप में माननीय ललन की भूमिका को तय किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है। इसके अलावा इसके और कोई निहितार्थ नहीं। देखिए, वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जनता दल के कार्यकर्ताओं की भावना है कि नीतीश जी को अर्जुन के रूप में देखते हैं और ललन सिंह जी को कृष्ण के रूप में देखते हैं। और हमेशा ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ सारथी के रूप में रहे भी हैं, ये प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन एक तो है कि देश में जो बदलाव की बात कही गई है उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको चरितार्थ कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और जब से जेडीयू एनडीए से अलग हुआ है तब से उसने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब उसका लक्ष्य 2024 की लड़ाई में बीजेपी को शिकस्त देने की है। और इसी कड़ी में जेडीयू नेता आज बिहार के सभी प्रखंडों पर सद्भावना जागरूकता मार्च करेंगे। मार्च के दौरान जेडीयू नेता बीजेपी के शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। रैली से पहले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने केंद्र सरकार पर संविधान को कुचलने और देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। वहीं जेडीयू के मार्च पर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि कल तक सब कुछ ठीक ठाक था और अचानक जेडीयू को खतरे में कैसे दिखने लगा है।
वहीं जेडीयू की मार्च पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने हमला करते हुए कहा कि जेडीयू को खुद आरजेडी से सतर्क रहने की जरूरत है और जेडीयू नेताओं को खुद नीतीश कुमार से सतर्क रहने की जरूरत है। नीतीश कुमार तानाशाही रवैये से सरकार को और अपनी पार्टी को चला रहे हैं। जेडीयू की नाव बिना नाविक के चल रही है कि जनता दल यूनाइटेड जागरूकता और सतर्कता मार्च निकाल रहा है और जबकि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल जो उनका महागठबंधन का सहयोगी दल है उनसे उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को ग्रास करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है, यह तो उनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जनता दल यूनाइटेड को तो सतर्क रहने की ज़रूरत है उनको अपने नेता से। और जेडीयू का केंद्र पर हल्ला बोल को समझने की कोशिश करते हैं। एनडीए से अलग होने के बाद जेडीयू लगातार हमलावर है और केंद्र को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश जेडीयू की तरफ से की जा रही है। सांप्रदायिकता का आरोप लगाया जा रहा है, केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है और इन्हीं मुद्दों पर जेडीयू केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। नीतीश केंद्र की राजनीति में जाना चाह रहे हैं और इसीलिए विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। कांग्रेस को मनाने की कोशिश बदस्तूर जारी है और नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से इसी सिलसिले में मुलाकात भी की थी, लेकिन ये तो भविष्य की बात है कि आखिर ये बात बनती है या नहीं। वाकई नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो पाते हैं या नहीं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जेडीयू के नेता आज पटना की सड़कों पर उतरेंगे। जेडीयू ने पूरे बिहार में सतर्कता एवं जागरूकता मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि उमेश कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ वो सड़क पर उतर रहे हैं। देखिए, पूरे बिहार में जदयू के द्वारा जो है सतर्कता एवं जागरूकता मार्च आयोजन किया गया है प्रखंड स्तर पर, और इसका उद्देश्य यही है कि जो भाजपा के लोकतंत्र विरोधी चेहरा है उसका पर्दाफाश करना। जो आज जो पूरे देश में जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जो भारत धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है और जो उसको नष्ट किया जा रहा है, ये सभी चीज़ों जो भाजपा की जो नीति है केंद्र सरकार की, जो गलत नीति है जिसके कारण बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, उसको सभी बिंदुओं को लेकर जो है हम लोग रोड पर उतर रहे हैं। और देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर अपनी बात कही। बिहार में बीजेपी सफल नहीं होगी, 40 में से एक सीट भी जीतना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। अमित शाह के दौरे से किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विपक्षी एकता की कोशिश को उन्होंने सफल बताया और दिल्ली से इस वक्त तेजस्वी यादव पटना लौट चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी पर अपनी बातें रखी है और साफ साफ कहा कि बीजेपी अपने मंसूबों में सफल बिल्कुल भी नहीं होगी। नतीजा आपको पता है बिहार का क्या होने वाला है। बेचैनी तो है ही ना भाई, जो 40 में से 39 जीते थे, अब वो संभव है क्या? अब तो 40 में से एक जीत जाए वही बहुत बड़ी बात। आप डिप्टी सीएम है बिहार के, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, आज तक कभी पूर्णिया एयरपोर्ट गए हैं? जाने की इच्छा? टिकट कटा दो ना, किससे मांगे? अमित शाह जी बोले कि वहाँ पर लोग काफी सुविधा हो। भाजपा के लोगों से हम तो कह ना रहे हैं, बोलिए ना भाई, किस एक हम पैसा देते हैं, वो अपना ही टिकट कटा के चले जाए। और पीएफआई के एंटी इंडिया की एजेंडे पर केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार नकेल कस रही है। आज देश के 8 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में लगातार छापेमारी की जा रही है। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन और रोहिणी इलाके में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड पड़ी है। यहां से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इन लोगों की गिरफ्तारी पहले मिले इनपुट के आधार पर की गई। एनआईए सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले देश के 13 राज्यों में ईडी और एनआईए ने करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 106 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।
और देखिए सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के निशाने पर आरएसएस का मुख्यालय था। एएनआई और महाराष्ट्र एटीएस के शिकंजा कसने के बाद ये जानकारी खुलकर सामने आ रही है। पीएफआई सदस्यों ने आरएसएस के नागपुर में होने वाली रैली को लेकर ये जानकारी जुटाई थी और अभी तक नागपुर पुलिस ने इस जानकारी को लेकर किसी भी तरह की कोई खुलासा अब तक नहीं किया है, पर नागपुर सीपी कर सकते हैं आज इस पूरे मामले पर यह बड़ा खुलासा। अफसरों के साथ आज एक बैठक आयोजित की गई है और इस खुलासे के बाद आरएसएस मुख्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, हमें ये बताइए कि आज सुबह से ही एक बार फिर से देश भर के अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है, ऐसे में क्या कुछ खबर सामने आ रही है, क्या कुछ निकल कर सामने आया? देखिए, इस वक्त में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है कि जिस तरह से पीएफआई संस्था के खिलाफ कई जांच एजेंसियों के नेतृत्व में जिस तरह से स्टेट पुलिस को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और महत्वपूर्ण इनपुट्स के आधार पर आज स्टेट की पुलिस जो है वो अलग अलग राज्यों में कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से बात करें राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तकरीबन 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है और इस वक्त में जो पीएफआई का एक कहा जा सकता है कि दिल्ली का जो मुख्यालय है शाहीन बाग इलाके में, उसी शाहीन बाग इलाके से शोएब अख्तर नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया गया है और कुल जो है दिल्ली में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, इसके कर्नाटक की बात करें, केरल की बात करें, 7 राज्यों में इस वक्त में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और कल देर रात में ही सर्च ऑपरेशन को प्रारंभ किया गया और पीएफआई से जुड़े हुए कई संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से 22 सितंबर को देखा गया था कि देशव्यापी एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था केंद्रीय जांच एजेंसियों एनआईए और ईडी के द्वारा, लेकिन आज स्टेट पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और स्टेट पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है उसको आज केंद्रीय बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर की रोसड़ा में गोलीबारी में घायल युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम नीरज पासवान था जो विभूतिपुर थाना क्षेत्र के आलमपुर कुदरिया का रहने वाला था, जिसे 26 सितंबर की देर रात को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी। गंभीर रूप से जख्मी युवक को इस वक्त परिजनों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मेरे सनातन बाथरूम करने के लिए बाहर निकले और उसके पास में आ गया, मेरे सनातन को गोली मार दिया और वो भाग गया। जब तक मैं बाहर निकली तब तक सनातन मेरे मियाँ टोली चिल्लाते चिल्लाते गए, इतने में मेरे सनातन बेहोश हो गए। उसको सब डॉक्टर सब लेके गए। और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। छपरा में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। दहियावा स्थित शाकंभरी माता मंदिर से सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा छपरा के मंदिरों में भी हो रही है। हम अभी खड़े हैं माता शाकंभरी के मंदिर में। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है माता शाकंभरी के दिव्य दर्शन करने के लिए। ये जो मंदिर है राजस्थान में माता शाकंभरी का मंदिर है और छपरा में भी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं उन लोगों ने बनाया है और कहीं ना कहीं एक आस्था है लोगों का जो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। माता शाकंभरी के मंदिर में नवरात्र में बड़ी संख्या में भीड़ होती है। यहाँ के पुजारी है, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का क्या महत्व है आज की पूजा का। क्या महत्व है? देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज देवी ब्रह्मचारिणी का पूजा होता है। ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। इनमें अगर पढ़ने लिखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और अगर उनको आस्था से अगर आज पूजा करते हैं तो उनके लिए विशेष महत्व का दिन है। विशेष महत्व का बिल्कुल पूजा पाठ का आज विशेष महत्व है। एक श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। तो क्या नाम पड़ी रहो? मंजू देवी। आज की पूजा का क्या महत्व बता, सोच के पूजा करें? आज ब्रह्मचारिणी माता का पूजा हो रहा है। आज के दिन दूसरा दिन है, इसलिए माता जी की पूजा करने के मंदिर में का क्या महत्व है? मंदिर का क्या महत्व? मन्नत तो पूरा होला? हाँ, बहुत। हाँ,
पूरा होता है। हाँ, कितना लोग आवेला पूजा करे जाना? बहुत लोग आते हैं। हाँ। शाकंभरी का मंदिर जो मारवाड़ी समाज के लोगों द्वारा बनाया गया, राजस्थान में ऐसा मंदिर है, एक बहुत बड़ा मंदिर है। उसको देखते हुए छपरा के मारवाड़ी समाज के लोगों ने इस मंदिर को बनाया था। और नवरात्र में यहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ होती है और आज भी जब नवरात्र का दूसरा दिन है तो यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के पूजा और दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।